So, in the last video, we started our section Features of Democracy, and in which we discussed few questions that we are going to look upon to understand the definition of democracy. So, in this video, we are going to discuss the very first feature of the democracy, of the definition that we have just discussed in the last few videos. So, the first feature is major decisions by elected leaders. मतलब कि जो भी बड़े बड़े डिसीजंस होने चाहिए देश में वो कौन लेगा, वो अगर इलेक्टेड लीडर्स लेंगे तभी हम मानेंगे कि वो एक डेमोक्रेटिक नेशन है. सो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान और इसके मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का. इन पाकिस्तान जनरल Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. So, अक्टूबर 1999 में क्या हुआ, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ थे. जनरल मतलब ये कौन थे, ये आर्मी के लीडर थे, ये आर्मी के जनरल थे. तो आर्मी ऑफिसर थे, आर्मी को लीड कर रहे थे. तो ये जनरल ने क्या किया, जनरल मुशर्रफ ने, इन्होंने अक्टूबर 1999 में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, उसके जो हेड हैं उनको हटा दिया और खुद जो है वो लीडर बन के बैठ गए. राइट, मान लो यहाँ पे एक पर्सन है, ये बैठा है, इलेक्ट होके आया है ये, ठीक है, पाकिस्तान में दिस इज द इलेक्टेड पर्सन. अब मुशर्रफ ने क्या किया, उन्होंने इस इलेक्टेड पर्सन को हटा दिया और वो खुद यहाँ पे बैठ गए कि अब से मैं पाकिस्तान का लीडर हूँ, और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, कि मैं इस देश का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ. जैसे आपने कंपनीज में सुना होगा सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एक तरीके से सबसे टॉप का ऑफिसर होता है, वो सबसे हेड होता है. इसी तरीके से जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आई थी उसको हटा के खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए. Later, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. तो पहले तो उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया और बाद में उन्होंने क्या कहा अपने आप को कि अब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, अब मैं प्रेसिडेंट हूँ. और फिर 2002 में उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंडम करवाया जिसके मदद से उन्होंने अपनी जो पोजीशन है एज प्रेसिडेंट उसे 5 साल से और आगे बढ़ा दिया. रेफरेंडम मतलब क्या होता है कि जब किसी जगह पे उनके लोगों से किसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में उनकी सहमति ली जाए. नॉर्मल इलेक्शन होते हैं किस लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए. अगर कोई जगह पे, किसी जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो नॉर्मली किस लिए होते हैं कि यहाँ के लोग इलेक्शन देंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे. बट जब ये इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव के ना होकर बल्कि चीज की वजह से हो, जैसे कि यहाँ पे सवाल क्या है कि क्या जो प्रेसिडेंट हैं अभी जनरल परवेज मुशर्रफ, क्या उनकी जो सर्विस है उसे और बढ़ा देना चाहिए, क्या उनके इस पूरे कार्यकाल को और एक्सटेंड कर देना चाहिए. तो यहाँ पे लोग हाँ और ना में वोट देंगे. यहाँ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट नहीं हो रहा, बल्कि सवाल क्या है, सवाल ये है कि क्या ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट परवेज मुशर्रफ ने संभाल रखी है, क्या इनको एक्सटेंशन दी जानी चाहिए. इस चीज को लेकर रेफरेंडम हुआ. जैसे हम कभी कभी रेफरेंडम की बात करते हैं जब मान लो एक देश है वो बंटना चाहता है, वो 2 टुकड़ों में बंटना चाहता है, तो यहाँ के लोगों से रेफरेंडम करा लिया जाएगा कि क्या यहाँ के लोग एक्चुअल में बंटना चाहते हैं कि नहीं, क्या यहाँ के लोग एक्चुअल में विभाजन चाहते हैं या नहीं. तो ये वाले जो इलेक्शन होंगे जिसमें लोगों की इस तरीके के मुद्दों पर हाँ या ना पूछी जा रही है, वो क्या, रेफरेंडम. राइट, तो इसी तरीके से रेफरेंडम की मदद से लोगों ने क्या किया, हाँ कह दिया, और जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो हो गई कि वो अभी और 5 साल तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. अब जिस तरीके से ये रेफरेंडम हुआ उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया हो गई, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट हैं, ये सारे लोग क्या बोलने लगे कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये माल प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड है. मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ छेड़खानी हुई है, ये इसमें फ्रॉड किया गया है. मतलब कि लोगों की एक्चुअल में सहमति नहीं थी इस एक्सटेंशन को लेकर, बल्कि
कुछ गड़बड़ घोटाला किया है और परवेज मुशर्रफ ने अपना ये जो एक्सटेंशन करवाई है वो धोखे से करवाई है, गलत प्रैक्टिसेस से करवाई है। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अब 2002 में क्या हुआ? 2002 में ही उन्होंने अपना ये रेफरेंडम करवाया था कि उनको 5 साल और प्रेसिडेंट बना रहने दिया जाए, और फिर एंड तक क्या हुआ, मतलब अगस्त 2002 तक उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और इस ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का उसको अमेंड किया। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का उसको किसके थ्रू अमेंड किया गया, ये एक ऑर्डर लाए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाए, और इसके थ्रू, इसके मदद से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसे अमेंड किया गया। अमेंड मतलब क्या होता है, उसमें बदलाव लाए गए, उसमें चेंजेस लाए गए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। और ये जो अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके मुताबिक, मतलब ये जो ऑर्डर आया इसके मुताबिक अब प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है, खारिज कर सकता है। प्रोविंशियल असेंबलीज मतलब जैसे कि जो स्टेट असेंबलीज है, आप अगर इंडिया का एग्जांपल लेके समझो तो नेशनल असेंबली क्या हो गई, जो हमारे देश में गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी की गवर्नमेंट कैसे बनी है, वो पार्लियामेंट के थ्रू बनी हुई है। तो जो नेशनल असेंबली है हमारी वो क्या है, लोकसभा, राज्यसभा। तो हमारे जो नेशनल लेवल पे असेंबलीज हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और जो प्रेसिडेंट है, मतलब कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो। और अगर हम प्रोविंशियल असेंबलीज की बात करें तो जैसे हमारे स्टेट लेवल पे दिल्ली की गवर्नमेंट है, खैर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, बट उसको भी हम कह सकते हैं कि वहां पे एक गवर्नमेंट है। हमारी हरियाणा की गवर्नमेंट है अपनी, वहां पे अलग चीफ मिनिस्टर है, यूपी के अलग चीफ मिनिस्टर है, असम के अलग, तमिलनाडु के अलग। तो हर जगह के अपने अपने अलग चीफ मिनिस्टर हैं, हर स्टेट के अपने चीफ मिनिस्टर हैं। तो उसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, वो प्रोविंशियल असेंबलीज है। वहां पे चीफ मिनिस्टर है, मतलब वहां पे जो स्टेट काउंसिल है वो है, स्टेट असेंबली है, वहां पे हमें विधानसभा देखने मिलेगी। जैसे हमें नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट देखने मिलती है, संसद देखने मिलती है, इसी तरीके से जो स्टेट लेवल है वहां पे हमें विधानसभा देखने मिलती है। तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, मतलब कि जो स्टेट असेंबलीज हैं वो, और जो नेशनल असेंबली है वो, इन दोनों को ही डिसमिस करना, मतलब कि उनको हटा देना, उनको खत्म कर देने का अधिकार अब प्रेसिडेंट ने खुद ने ले लिया था कि अब पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक उसमें बदलाव ला दिए गए, और अब नए चेंजेस के मुताबिक द प्रेसिडेंट कुड dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers. अब क्या हुआ कि जो सिविलियन कैबिनेट है, देखो यहाँ पे अभी क्या है, अभी सिर्फ ऑर्डर आया है, अभी एक तरीके से मतलब ये चेंजेस लाए गए हैं कि प्रेसिडेंट असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है, बट अभी डिसमिस की नहीं है। और हो क्या रहा है कि जो कैबिनेट है, जो सिविलियन कैबिनेट है, अब कैबिनेट क्या होती है, हमने पार्लियामेंट पढ़ा, पार्लियामेंट में क्या होते हैं, हमारे लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, राइट। अभी हम अपना एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है। ये लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। अब इसमें हमें पता है कि लोकसभा में एक तरीके से जनरल इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पे जो एमपीज हैं वो इलेक्ट, डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं। अब जो भी लोग जीत के आते हैं इलेक्शंस में वो यहाँ पे एमपी बन जाते हैं। अब इन एमपीज में सबसे ज्यादा एमपीज जिस पार्टी से होते हैं वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, और वो गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट बनाएगी कैसे ये रूलिंग पार्टी, तो ये रूलिंग पार्टी क्या करती है, कुछ लोगों को चुनती है, जैसे आपने मतलब वो कैबिनेट बनाती है। जैसे आपने हेल्थ मिनिस्ट्री सुना होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो क्या है, वो कैबिनेट का पार्ट है। हमारी एक कैबिनेट होती है जिसको हेड करता है पीएम, और ये पूरी जो कैबिनेट है ये मिलके एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। तो पीएम जो है वो कैबिनेट का हेड होते हैं, और इस कैबिनेट में कौन कौन होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, जितनी भी हमारी ये मिनिस्ट्रीज हैं वो सब कैबिनेट का पार्ट होती हैं। तो अब ये कैबिनेट क्या है, दिस इज सिविलियन कैबिनेट, मतलब कि ये जो आम जनता है उसके लिए बनाई गई है, और नॉर्मली इसमें मिलिट्री का कोई मतलब नहीं होता है।
यहाँ पे मिलिट्री जो है वो अलग पार्ट होती है, बल्कि हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री में ही एक मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, राइट। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिलिट्री इस कैबिनेट को डोमिनेट कर रही है या रूल करने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं होता। बट अभी हमने पाकिस्तान के केस में क्या देखा कि क्योंकि यहाँ पे जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने तख्ता पलट कर दिया है, यहाँ पे ये जो पीएम है उसको हटा दिया है और खुद यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव और बाद में प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने एक रेफरेंडम लाया जिसकी मदद से उन्होंने अपनी ये जो एक्सटेंड करा ली, अपनी जो सर्विस है एक तरीके से जो वो सर्व कर रहे थे एज प्रेसिडेंट, उसको बढ़ा लिया 5 साल से। और साथ ही साथ उन्होंने एक ऑर्डर लाया जिसके मुताबिक अब वो ये जो नेशनल असेंबली है वो, मतलब कि ये जो पूरी पार्लियामेंट है वो उसे, और जो स्टेट असेंबलीज हैं, जो विधानसभाएं होती हैं, उनको अब वो डिसमिस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और अब इन सब चीजों की वजह से क्या देखने मिल रहा है हमें कि जो सिविलियन कैबिनेट है, मतलब जो लोगों की कैबिनेट है जिसमें कि आर्मी का कोई लेना देना नहीं होता, अब उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो उसे डोमिनेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। So the work of civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers। कि ये जो कैबिनेट है इसके ऊपर कौन बैठा है? इसके ऊपर बैठे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें लोग कौन है? इसमें ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। तो कहने को क्या हो गया कि जो सिविलियन कैबिनेट है उसको कौन रूल कर रहा है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि मिलिट्री के लोगों से बनी हुई है, जिसमें सारे ऑफिसर्स जो है मैक्सिमम वो मिलिट्री के हैं। और ये सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे जो जनता ने जिन लोगों को चुना है उनकी पावर खत्म सी हो गई और सारी पावर किसके पास है? मिलिट्री के पास है, राइट। So the work of the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. अब क्या हुआ कि अब ये लॉ पास हो गया, इसके बाद इन्होंने क्या किया? वापस से इलेक्शन कराए कि सारे स्टेट्स में और जो पूरा नेशनल लेवल है उस पर अब वापस से इलेक्शन होंगे। तो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। अब हम देखने में क्या कह सकते हैं कि ऊपर कौन बैठा है? ऊपर बैठे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। इन्होंने नीचे एक काउंसिल बनाई है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि कौन लोग हैं? मिलिट्री के लोग, मिलिट्री के ऑफिसर्स मिलके इसको क्या बना रहे हैं? इस काउंसिल को बना रहे हैं। ये काउंसिल किसको कंट्रोल कर रही है, किसको सुपरवाइज कर रही है? कैबिनेट को। जो नेशनल कैबिनेट है उसको ये कंट्रोल कर रही है। और इस कैबिनेट में लोग कैसे आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। जैसे ही ये ऑर्डर पास हुआ कि अब से जो प्रेसिडेंट है उसे पावर मिल गई है कि वो नेशनल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स को, असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है, उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? उन्होंने फिर इलेक्शंस रखाए कि अब चलो वापस से इलेक्शंस होंगे, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए भी इलेक्शन होंगे, और फिर वहां से चुन चुन के लोग आएंगे। जब नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन होंगे तो फिर इस कैबिनेट में भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठेंगे, राइट। तो इस तरीके से अब पूरा सिस्टम चल रहा है। एंड आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि ये कैबिनेट में कैसे लोग आएंगे, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने इलाकों से वोट देंगे, बहुत अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट देंगे, और वहां पे जो भी लोग जीत के आएंगे वो बनेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ लोग जो कि इलेक्टेड होके ही आए हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मतलब कि वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं। इनमें से कुछ लोग जो सबसे ज्यादा जिस पार्टी को वोट मिले हैं वो वाली पार्टी के लोग यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे? कैबिनेट के मेंबर्स बनेंगे। और कैबिनेट के मेंबर्स बेसिकली आप वो मिनिस्ट्रीज याद रखो कि हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो कैबिनेट का पार्ट होती हैं। तो अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मिलिट्री कर रही है। और इस कैबिनेट में लोग कैसे आ रहे हैं? चुन के आ रहे हैं। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो अभी हमें क्लियरली समझ आ गया है कि नीचे दिखने में तो अगर हम सिर्फ कैबिनेट तक देखें तो हम बहुत खुश हो सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अरे वाह वाह, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं। पर जैसे ही हम थोड़ा ऊपर की तरफ सर उठा के ऐसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इस इलेक्टेड पावर के ऊपर, ये जो इलेक्टेड लोग हैं इसके ऊपर तो मिलिट्री बैठी है, और मेन पावर तो इस मिलिट्री के हाथ में है। इन लोगों के पास तो बहुत कम पावर है, सारी पावर तो मिलिट्री ने अपने पास ले रखी है।
So clearly there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. तो अब हम clearly कह सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जो भी सिस्टम बना, भले ही इस टाइम पे इलेक्शंस हो रहे हैं बट इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे. बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज. तो अब हम एक रीजन पे फोकस करते हैं. कैन वी से दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? तो क्या हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान में अभी जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड हैं? नॉट क्वाइट. आप बोलोगे क्यों भाई, अभी तो हमने बात की कि जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, मतलब लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं. जी जनरल मुशर्रफ ने तो इलेक्शन करवाए हैं. बट देखो, जो कैबिनेट है दैट इज नॉट द अल्टीमेट रूलर. जो अल्टीमेट डिसीजन लेगी वो कैबिनेट नहीं होगी. अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन ले भी लिया तो जनरल मुशर्रफ क्या करेंगे, उसको नकार देंगे. अगर कोई डिसीजन कैबिनेट ने ले लिया जो मुशर्रफ को पसंद नहीं आया तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, कैबिनेट की बात मैं नहीं मानता और बात मेरी सुनी जाएगी, जो चीज मैं कह रहा हूं उसको माना जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है इस टाइम पे, जो कि है जनरल परवेज मुशर्रफ, ये लोगों के द्वारा इलेक्ट होके नहीं आए हैं. ठीक है, जो बॉडी इलेक्ट होके आई है उसके पास अल्टीमेट पावर नहीं है, वो एक्चुअल में रूलर नहीं है. यहाँ पे हम कह सकते हैं रूलर कौन है, परवेज मुशर्रफ. यहाँ पे कैबिनेट रूलर नहीं है इस टाइम पे. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रूलर्स हैं इस टाइम पे वो पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं है. पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली रूलर्स. हाँ, लोगों ने इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना. नेशनल असेंबलीज के लिए जो मेंबर्स हैं वो चुने गए, प्रोविंशियल असेंबलीज में लोग चुनकर आए, रिप्रेजेंटेटिव्स आए, इलेक्शंस हुए. बट ये जो लोग हैं जो चुन के आ रहे हैं ये लोग एक्चुअली रूलर्स नहीं है. रूल तो एक्चुअल में परवेज मुशर्रफ ही कर रहे हैं. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, क्योंकि आखिरी जो डिसीजन होगा वो इनका नहीं होगा जो इलेक्ट होके आए हैं, वो तो जनरल का होगा. The power to take final decision rested with the army officials and with General Musharraf. कि जो ultimate decision अगर लेना होगा, जो ultimate किसी चीज पे हाँ और ना होगी, वो आर्मी की होगी और जनरल मुशर्रफ की होगी. And none of them were elected by the people. और हमें साफ पता है कि जनरल मुशर्रफ या आर्मी का कोई भी जो पर्सन है उसे जनता ने वोट देके नहीं चुना है. वो तो अपनी मर्जी से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको हटा के, उसको धक्का देके खुद उस गद्दी पे बैठ चुके हैं, खुद वहां पे बैठे हैं. किसी जनता ने नहीं कहा कि तुम आके जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं उनको जनता ने नहीं बोला कि आप आओ और हमारे प्रेसिडेंट बनो. वो अपनी मर्जी से बने हैं. दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज. और ऐसा ना हमें बहुत सारे केस में देखने मिलता है, बहुत सारी मोनार्कीज और डिक्टेटरशिप्स में देखने मिलता है. वैसे देखो इनमें टेक्निकल डिफरेंस है, डिक्टेटरशिप, मोनार्कीज, ये शब्द अलग अलग यूज किए जा रहे हैं, इनमें डिफरेंसेस हैं. बट बेसिकली आप ये समझ लो जो राजा महाराजा वाला सिस्टम होता है जहाँ पे एक पर्सन रूल करता है या फिर कुछ लोग अपनी मर्जी से जो गवर्नमेंट बना लेते हैं, जहाँ पे लोगों का कोई से नहीं है. तो मोनार्कीज मतलब जैसे राजा वगैरह वाला सिस्टम है, वहां पे ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, की ऊपर राजा बैठा है, ऊपर किंग या क्वीन बैठा है और नीचे एक उन्होंने गवर्नमेंट बना रखी है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आ रही है. राइट. सो वो एक तरीके से क्या होता है कि दिखाने के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, दिखाने के लिए ऐसे डेमोक्रेटिकली सब कुछ दिखाया जा रहा है कि हाँ हमारे यहाँ तो इलेक्शंस हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आ रहे हैं, बट एक्चुअल पावर तो इस राजा या रानी के हाथ में होती है. So they formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. But actual power किसके हाथ में होती है, जो कि इलेक्ट होके नहीं आए होते. In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representatives. और कुछ केसेस में तो ये भी देखने मिला कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो अल्टीमेट पावर है वो किसी और देश के ही हाथ में है. जैसे आप मान लो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स थे तो एक टाइम पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ से इलेक्शंस हो रहे थे, इंडिया में इलेक्शंस हो रहे थे और इंडिया में लोग चुन के एक तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रहे थे. इवन नेशनल असेंबलीज में भी कुछ इंडियंस थे. बट अल्टीमेटली हम ये नहीं कह सकते थे कि गवर्नमेंट हमारी है, क्योंकि एक्चुअली गवर्नमेंट को तो कौन रूल कर रहा है, गवर्नर जनरल रूल कर रहा है और जो ब्रिटेन का राजा या रानी है वो रूल कर रहा था. मतलब कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि इलेक्शंस हो रहे हैं बट जो ऊपर मेन अथॉरिटी बैठी है वो
पहली बात तो नॉन इलेक्टेड होती है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ हो गई या कोई राजा या रानी हो गया। दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो पर्सन ऊपर बैठा है वो कभी कभी इनके खुद के देश का होता भी नहीं है। जैसे हमने पाकिस्तान के केस में देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ खुद पाकिस्तान के थे, बट मान लो ये पर्सन कहीं और के हों, किसी दूसरे देश की आर्मी आके, कोई दूसरा देश है उसकी आर्मी आके इस तरीके से रूल करने लग जाए, है ना, और वो कहे कि जी हम आपके देश में इलेक्शंस करवा रहे हैं, यू कैन इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स, और ऊपर हम बैठे रहेंगे। तो क्या उस केस में मतलब सिचुएशन देखो कि जो ऊपर पर्सन बैठा है वो उनके खुद के देश का भी नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशंस भी काफी देशों में देखी गई। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, और ऐसी किसी भी सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जनता रूल कर रही है। जनता का रूल हम तभी मानेंगे जब जो अल्टीमेट ऑथोरिटी है, जो हाईएस्ट पावर है, वो जनता के द्वारा इलेक्ट होके आए, राइट। This gives us the first feature in a democracy. The final decision making power must rest with those elected by people. और इसीलिए हमारा जो पहला फीचर है उसको हम कंक्लूड करते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जो फाइनल डिसीजन पावर है, मतलब आखिरी का जो डिसीजन है, वो जो भी पर्सन लेगा वो इलेक्ट होना चाहिए लोगों के द्वारा। अब आप इंडिया के केस में देखो, इंडिया में हाईएस्ट ऑथोरिटी क्या है? प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट का भले ही हमारे देश में ऐसे हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब जहां पे जनता वोट दे रही है डायरेक्टली। जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शंस होते हैं, आपके यहाँ पे जो सांसद है वो खड़ा होता है, कोई पर्सन कैंडिडेट खड़ा होता है और आप उसको डायरेक्टली वोट देते हो कि हाँ हमारी तरफ से तो ये चुना जाएगा, और फिर वो पर्सन जाके पार्लियामेंट में बैठ जाता है। तो हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, और फिर ये जो हमारे द्वारा चुने हुए लोग हैं लोकसभा में और इसी तरीके से राज्यसभा में जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं लोग, ये सारे लोग जो कि हमारे द्वारा ही चुने गए हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, फिर ये लोग आगे चल के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट भी हमारे द्वारा ही चुना जा रहा है, यहाँ डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, है ना। जो हमारे देश में प्रेसिडेंट है, क्या वो अपनी मर्जी से आके बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, उनको लोगों ने चुना है। किन लोगों ने चुना है? जिनको हमने चुन के भेजा है, राइट। प्रेसिडेंट आ रहे हैं एमपीज के थ्रू चुन के, ठीक है, एमपीज हो गए, जो एमएलएज हो गए, तो ये सारे लोग क्या हैं, इनको हमने डायरेक्टली चुना है, और फिर ये हमारे द्वारा जो चुने हुए एमपीज हैं, एमएलएज हैं, ये फिर आगे प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। तो इसका मतलब हमारे देश में जो अल्टीमेट पावर है, जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है, वो इलेक्शन के थ्रू आ रही है। डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट इलेक्शन है, बट हो तो रहे हैं, इलेक्शन तो हो रहे हैं। हमारी मर्जी है हम एमपीज को किसी को भी चुने, है ना, फिर आगे ये एमपीज अपने हिसाब से हमारी राय के हिसाब से प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। तो एक तरीके से हमारा मत है, हमारी हाईएस्ट ऑथोरिटी को इलेक्ट करने में हमारा डिसीजन है, राइट। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, जो पहला फीचर है इंडिया का डेमोक्रेसी का, उसमें इंडिया उसको पास कर रहा है कि इंडिया में जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आती है। तो ये मैंने आपको क्लियरली एकदम डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है वो इलेक्ट होके आ रही है, और किस तरीके से पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को, जिसमें कि अभी जैसे परवेज मुशर्रफ वाले टाइम पे, इस पूरे केस में जो हमने एग्जांपल पढ़ा जनरल परवेज मुशर्रफ का, इस केस में हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान अभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट अभी अगर हम आज इंडिया का केस देखें तो डेफिनेटली हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। जो पहला फीचर है उसको हम पास करते हैं, वो एकदम यहाँ पे क्लियर हो रहा है।